जब लोग बच्चों के सामने इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो इंसानी स्वभाव पर आपका विश्वास और मजबूत हो जाता है। फिर जब आपके बच्चे सार्वजनिक स्थान पर स्वयं संय स्वयं अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आपको याद आता है कि उनके साथ जो सकारात्मक व्यवहार किया गया था, अब वो कई गुना होकर सामने आ रहा है। इस तरह की चीज़ें होती रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए आपको अपने बच्चों को सावधानी बरतते हुए प्रभावशाली ढंग से अनुशासित करना होगा। ऐसा करने के लिए आपको पुरस्कार और दंड संबंधी ज्ञान से बचने के बजाय उसे अच्छी तरह समझना होगा। अपने बेटे या बेटी के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने का एक तरीका ये सीखना भी है कि आप अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए जो कदम उठाते हैं, उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया क्या होती है। इसके बाद ही आप अनुशासन संबंधी नियमों को प्रभावशाली ढंग से लागू कर सकते हैं। मौखिक रूप से ऐसी घिसी-पिटी बातों को दोहराना बहुत आसान होता है कि चाहे जो भी हो, शारीरिक दंड देने के लिए कोई भी कारण काफ़ी नहीं है और बच्चों पर हाथ उठाने से वे भी दूसरों पर हाथ उठाना सीख जाते हैं। चलिए इस विषय पर चर्चा की शुरुआत पहली बात से करते हैं। चाहे जो भी हो, शारीरिक दंड देने के लिए कोई भी कारण काफ़ी नहीं है। पहले तो हमें इस सर्वसम्मत विचार को ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ हरकतें, खासकर चोरी और मारपीट से जुड़ी हरकतें, बिल्कुल गलत हैं और ऐसा करने वाले को दंड ज़रूर दिया जाना चाहिए। दूसरा ये कि इस तरह के मामले में दिए जाने वाले दंड में मनोवैज्ञानिक दंड के अलावा कई प्रकार के प्रत्यक्ष शारीरिक दंड भी शामिल होते हैं। अ, स्वतंत्रता छिन जाने पर होने वाली तकलीफ शारीरिक आघात के समान ही होती है। ठीक यही बात किसी को सामाजिक रूप से अलग-थलग कर देने पर भी लागू होती है। हम तंत्रिका विज्ञान के स्तर पर भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। इन तीनों स्थितियों पर हमारे मस्तिष्क के समान हिस्से प्रतिक्रिया करते हैं। इन सभी हिस्सों को समान श्रेणी की दवा यानी ओपिएट्रस से बेहतर बनाया जा सकता है। भले ही किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, पर किसी को जेल भेजना निश्चित ही एक शारीरिक दंड है, खासकर अगर उसे एकांत कारावास में भेजा जा रहा हो। तीसरा ये कि हमें याद रखना चाहिए कि कुछ कुकर्मों को फ़ौरन प्रभावशाली रूप से रोका जाना चाहिए ताकि उनके चलते कोई और बदतर स्थिति ना बनने पाए। अगर कोई बच्चा धातु से बने फ़ोर्क को बार-बार बिजली के सॉकेट में कोंचने की कोशिश कर रहा है। फ़ोर्क यानी खाने की टेबल पर इस्तेमाल होने वाली काँटा कर रहा है, तो उसके लिए सबसे उचित दंड क्या हो सकता है? या किसी ऐसे बच्चे के लिए सबसे उचित दंड क्या होगा जो किसी भीड़-भाड़ वाले सुपरमार्केट के पार्किंग लॉट के रास्ते पर ठहाके लगाते हुए इधर-उधर भाग रहा है या उन लोगों के लिए एक बाधा बना हुआ है जो पार्किंग लॉट से अपने गाड़ी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों सवालों का जवाब बहुत आसान है। इन मामलों में सबसे उचित दंड वो है जो उनकी इन हरकतों पर वाजिब ढंग से लगाम लगा सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ऐसी हरकतें करने वाला बच्चा बिजली के करंट से या पार्किंग लॉट के निकलने वाली किसी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान गवा सकता है। पार्किंग लॉट या बिजली के करंट जैसे मामले में ऐसा होना स्वाभाविक भी है, पर ठीक यही बात सामाजिक दायरे पर भी लागू होती है, जो हमें शारीरिक दंड के कारणों से संबंधित चौथे बिंदु की ओर लेकर आती है।
दुर्व्यवहार के लिए दिए जाने वाले दंड, ऐसा दंड जो बचपन में प्रभावशाली साबित हो सकता था, बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ और अधिक गंभीर होता जाता है और आमतौर पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जो 4 साल की उम्र तक अपने आसपास के समाज से घुल-मिल नहीं पाते और युवा उम्र या वयस्क वयस्कता के शुरुआती दौर में समाज द्वारा दंडित किए जाते हैं। जबकि स्वैच्छिक व्यवहार करने वाले 4 साल के बच्चे आमतौर पर वे होते हैं जो 2 साल की उम्र में अनावश्यक रूप से बहुत आक्रामक स्वभाव के थे। आंकड़ों के अनुसार ऐसे बच्चों में अपने हमउम्र बच्चों के मुकाबले हाथ उठाने, लातें चलाने, दाँत से काटने और दूसरों के खिलौने छीनने, जो वयस्क उम्र में चोरी की हरकतों में तब्दील हो जाती है, की संभावना कहीं अधिक होती है। इस तरह की आक्रामक प्रवृत्ति 5% लड़कों और इससे भी कम लड़कियों में पाई जाती है। इसलिए बिना सोचे समझे तोते की तरह ये रट्टा लगाना कि चाहे जो भी हो, शारीरिक दंड देने के लिए कोई भी कारण काफ़ी नहीं है। दरअसल इस भ्रम को बढ़ावा देता है कि शैतान प्रवृत्ति वाले किशोर अपने बचपन में किसी फरिश्ते जितने मासूम और शांत हुआ करते थे। अगर आप उनमें बच्चे अगर आप बच्चे के लिए अपने बच्चे के किसी भी दुर्व्यवहार, खासकर अगर आपका बच्चा या बच्ची स्वभाव से आक्रामक हो, तो अनदेखा कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आप अपने बच्चे के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। शारीरिक दंड देने के लिए कोई भी कारण काफ़ी नहीं है कि सिद्धांत को मानने का एक अर्थ, पाँचवा बिंदु, ये मानना है कि दंड का खतरा ना होने पर भी सामने वाले को कोई काम करने से मना करना संभव है। एक महिला अपने पीछे पड़े किसी सशक्त और कामुक पुरुष को सिर्फ इसलिए ना कह पाती है क्योंकि सामाजिक मापदंड, कानून और राज्य उसके समर्थन में खड़े होते हैं। जो उद्दड़ 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 बच्चा केक के 2 बड़े-बड़े टुकड़े खाने के बाद तीसरे टुकड़े की माँग करता है, उसे उसके माता-पिता इसलिए मना कर पाते हैं क्योंकि वे उससे अधिक बड़े, मजबूत और उससे कहीं अधिक क्षमतावान हैं। इसके अतिरिक्त एक कारण ये भी है कि उनके बच्चों पर उनके अधिकार को कानून और राज्य का समर्थन प्राप्त है। आखिरकार किसी को ना कहने का अर्थ हमेशा यही है कि अगर तुमने वो करना जारी रखा जो तुम फ़िलहाल कर रहे हो, तो परिणाम स्वरूप तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें कतई पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा किसी को ना कहने का और कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, इससे बदतर स्थिति में इसका अर्थ अज्ञानी वयस्कों द्वारा बोली गई एक और अर्थहीन बात भी हो सकती है, जबकि सबसे बदतर स्थिति में इसका अर्थ सारे लोग प्रभावहीन और कमज़ोर हैं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि हर बच्चे को एक ना एक दिन वयस्क बनना ही है और चूँकि बिना किसी निजी तकलीफ़ के सीखी गई ज़्यादातर चीज़ें या तो वयस्कों द्वारा सिखाई गई होती हैं या फिर उनके सीखे हुए किसी नमूने पर आधारित होती हैं। इसलिए ये सबक बच्चों के लिए ख़ास तौर पर एक बुरा सबक साबित हो सकता है। जो बच्चा वयस्कों की अपेक्षा करता है और उनका अपमान करने को हमेशा तैयार रहता है, वो भला किसी चीज़ को उम्मीद से क्यों देखेगा? उसे बड़ा होने की ज़रूरत ही क्यों महसूस होगी? स्कॉटलैंड के उपन्यासकार और नाटककार जे.एम. बार्री द्वारा रचित मशहूर काल्पनिक किरदार पीटर पैन भी ठीक ऐसा ही है, जो मानता है कि सारे वयस्क कैप्टन हुक एक अन्य काल्पनिक किरदार का ही एक संस्करण है, जो एक अत्याचारी और अपनी ही
नश्वरता से भयभीत है। इसके लिए आप एक ऐसे भूखे मगरमच्छ की कल्पना कर सकते हैं, जिसके पेट में एक घड़ी चली गई है। बिना हिंसा के ना का अर्थ ना सिर्फ तभी होता है, जब ये एक सभ्य व्यक्ति द्वारा दूसरे सभ्य व्यक्ति से बोला जाता है। और इस विचार पर आप क्या कहेंगे कि बच्चे पर हाथ उठाने से वो बच्चा भी दूसरों पर हाथ उठाना सीख जाता है? पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है। ये विचार बिल्कुल गलत है और इसका कुछ ज़्यादा ही सरलीकरण कर दिया गया है। क्योंकि एक माता-पिता द्वारा अपने बच्चे को अनुशासित करने के लिए उठाए गए कदम की व्याख्या हाथ उठाने जैसे अपरिष्कृत शब्दों से नहीं की जा सकती। अगर हाथ उठाना माता-पिता द्वारा बच्चे को अनुशासित करने के लिए इस्तेमाल किए गए शारीरिक बल की संपूर्ण व्याख्या करता है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि फिर बारिश की बूंदें गिरने और एटम बम गिरने में कोई फ़र्क ही नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी मामले के प्रति जानबूझकर अंधे नहीं बने हुए हैं, तो उसे समझने के लिए उसमें इस्तेमाल होने वाले परिणाम या मात्रा को समझना भी ज़रूरी है। साथ ही उसके संदर्भ को समझना भी ज़रूरी है। हर बच्चा जानता है कि एक आवारा कुत्ते द्वारा अ, बेवजह काटे जाने में और खेल-खेल में असावधानी बरतने के कारण अपने पालतू कुत्ते द्वारा दाँत गड़ाए जाने में क्या फ़र्क होता है। जब बात हाथ उठाने की हो, तो इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि हाथ कितनी ज़ोर से उठाया गया और उसके पीछे का कारण क्या था। कोई घटना घटने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो घटना के संदर्भ का हिस्सा है। अगर आपका 2 साल का बेटा अपनी नवजात बहन के सिर पर लकड़ी का कोई टुकड़ा दे मारता है, तो दंड के तौर पर आप अपने बेटे को हाथ से एक थप्पड़ लगा देते हैं। इससे उसे फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोबारा अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ करने से बचेगा, जो कि एक सकारात्मक बदलाव है। आपके शपथ लगाने के बाद आपका बच्चा निश्चित ही ये मानकर तो नहीं बैठेगा कि वो जब चाहे अपनी छोटी बहन को के सिर पर मार सकता है। वो बेवकूफ़ नहीं है, उसे तो बस अपनी नवजात बहन से ईर्ष्या हो रही थी और चूँकि वो अब तक उचित व्यवहार करना नहीं सीखा है, इसलिए आवेश में आकर उसने अपनी बहन के सिर पर लकड़ी का टुकड़ा दे मारा। अगर आप उसे शपथ नहीं लगाएँगे, तो बताइए कि आप अपने बेटे से अपनी नवजात बेटी की रक्षा कैसे करेंगे? अगर आप अपने बेटे को प्रभावशाली ढंग से अनुशासित नहीं करेंगे, तो इसका नुकसान आपकी नवजात बेटी को झेलना होगा। हो सकता है कि ऐसा सालों तक होता रहे, आपके बेटे द्वारा बेटी को तंग किया जाना जारी रहेगा और वो भी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आपने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आप अपने बच्चे आप अपने बेटे को अनुशासित न करके जिस आपसी संघर्ष से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसके और उसकी बहन के बीच शांति स्थापित करने के लिए ज़रूरी है। आप अपनी आँखें मूंद कर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और फिर जब एक दिन आपकी बेटी शायद वयस्क होने के बाद आपकी अनदेखी पर सवाल उठाएगी, तो आप बस यही कह सकेंगे, मुझे मालूम नहीं था कि ये इतना गंभीर मामला है। जबकि सच ये है कि आप इस मामले की गंभीरता को मालूम करना और समझना चाहते ही नहीं थे। इसलिए आपने अपने बेटे को अनुशासित करने की ज़िम्मेदारी नहीं निभाई और उसकी हरकतों को अनदेखा करते हुए उसके सामने अपने अच्छा होने का दिखावा करते रहे। याद रखिए कि सन 1812 में प्रकाशित एक जर्मन परिकथा हैंसल एंड ग्रेटेल के अनुसार हर जिंजरब्रेड हाउस यानी परिकथा के अनुसार बच्चों के पसंदीदा केक और कैंडी से बना एक घर के अंदर एक चुड़ैल छिपी होती है जो
ये सब चीज़ें मिलकर हमें किस स्थिति में लेकर आती हैं? नहीं, जो करीब आने वाले बच्चों को खा जाती है। टाइम ओवर।